सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इतिहास के मैराथन वीडियो में। इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ समाहित है। बहुत ध्यान से इस वीडियो को वॉच करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में आप में ये जरूर बताएं कि आपने इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो चलिए वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने रहा। आदिमानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? बैल, कुत्ता, गाय या हाथी? तो ध्यान दीजिएगा, आदिमानव ने सर्वप्रथम जो है कुत्ता को जो है पालतू बनाया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। किसे? कुत्ता को जो है आदिमानव ने सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो मानव ने आग का प्रयोग जो है कब किया था? नवपाषाण काल में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है कि मानव ने जो है आग का प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू किया। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। लोहा, चांदी, तांबा या पीतल? तो मानव ने सर्वप्रथम जो है अगर आपसे पूछ ले किस धातु का प्रयोग किया था, तो किया था किसका? तांबा का। किसका? तांबा का प्रयोग जो है मानव ने सर्वप्रथम जो है प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत किस संस्कृतियों को रखा जाता है? कांस्य, ताम्र, पाषाण या लोह? तो ध्यान दीजिएगा, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है पाषाण काल को रखा जाता है। किसको? पाषाण संस्कृतियों को रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो है पाषाण संस्कृति को रखा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल या ऐतिहासिक काल? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं हो, जो साक्ष्य के अनुसार इनकी जानकारी प्राप्त होती है, उस समय के वस्तुओं, उस समय के पत्थरों से रिलेटेड कुछ जानकारी जो प्राप्त होती है, उस विवरण को हम क्या कहते हैं? उस काल को प्रागैतिहासिक काल। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि जिस काल का कोई जानकारी लिखित प्रमाण न मिले उस काल को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। चावल, जौ, गेहूं या ये सभी? तो मानव के द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल दोस्तों क्या है? ये है आपका गेहूं। कहीं कहीं आपको दोस्तों बता दें कि जौ भी देखने को मिलता है। बाद में जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके बाद गेहूं के बाद जो है जौ मिला है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन पुरातत्ववेत्ता हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है? दयाराम साहनी, वाई.डी. शर्मा, आर.एस. वशिष्ठ या वी.वी. लाल? तो ध्यान दीजिएगा, पुरातात्विकविद हड़प्पा के उत्खनन से जो संबंधित हैं वो है कौन दोस्तों? दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से, ऐतिहासिक काल से या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता जो है मानव के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है कि सिंधु घाटी सभ्यता मानव इतिहास के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? तो हड़प्पा के स्थलों में कांस्य नर्तकी की मूर्ति जो है प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। कहां से? मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। दोस्तों आपको बता दें, हमने यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए हैं वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी बार ये सब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को मैंने यहाँ पे लिए हैं। आपको बता दें दोस्तों, जो लोग हमसे अगर अभी नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलिएगा। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। मध्य पुरापाषाण कालीन संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? शैल संस्कृति,
फलक संस्कृति, उपरोक्त में दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य पूरा पाषाण कालीन संस्कृति को जो है फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किस संस्कृति के नाम से? फलक संस्कृति के नाम से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु सभ्यता में विशाल अनागार कहां से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु सभ्यता में विशाल अनागार जो है ये प्राप्त कहां से हुआ है दोस्तों? ये हुआ है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा जोड़ा असत्य है? हड़प्पा सिंधु नदी के तट पे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पे है, कालीबंगा घंघर नदी के तट पे है, आलमगीर हिंडन नदी के तट पे है। तो बताएं कौन सा जोड़ा असत्य है? तो ये असत्य है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए आपका असत्य है। अच्छा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता से, वैदिक सभ्यता से, मौर्य सभ्यता से या गुप्त काल से? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, ये कब से माना जाता है? सिंधु सभ्यता से। आपको बता दें दोस्तों, कहीं कहीं अगर ऑप्शन में आपके जो है सिंधु सभ्यता नहीं दिया है तो आप वैदिक सभ्यता टेक कर सकते हैं, क्योंकि जो है मातृ देवी की मूर्ति जो मिली है वो कहाँ मिली थी? सिंधु सभ्यता में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की, गाय की, वृक्ष की या माता की? तो ऋग्वैदिक आर्य जो है ये प्रकृति की पूजा करते थे। किसकी? प्रकृति की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में, नर्मदा घाटी में, यमुना में या उपरोक्त में सभी? तो ध्यान दीजिएगा, आर्य जो है सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। सप्त सिंधु प्रदेश यानी मतलब दोस्तों गंगा नदियों के बीच का जो स्थान है उसी को हम सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्यों का मूल निवास स्थान था उत्तरी प्रदेश, एशिया माइनर, भूमध्य सागरीय तट या सप्त सिंधु प्रदेश? तो आर्यों का जो है मूल निवास था एशिया माइनर। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गायत्री मंत्र संबंधित है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या अथर्ववेद से? तो गायत्री मंत्र जो है ये संबंधित है किससे दोस्तों? ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव खाद्य पदार्थ का उत्पादक एवं उपभोक्ता कब बना? मध्य पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में, नव पाषाण काल में या कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, मानव खाद्य पदार्थों का उत्पादक एवं उपभोक्ता जो बना है ये कब बना है दोस्तों? नव पाषाण काल में बना है। कब बना है? नव पाषाण काल में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रसिद्ध पशुपति की मुहर कहां से मिली है? हड़प्पा से, लोथल से, मोहनजोदड़ो से या रंगपुर से? तो प्रसिद्ध पशुपति की जो मोहर मिली है वो कहां से मिली है दोस्तों? ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं मेहरगढ़ से, हड़प्पा से, बागोर से या भीमबेटका से? तो ध्यान दीजिएगा, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं दोस्तों ये कहां से मिलते हैं? मेहरगढ़ से मिलते हैं। कहां से? मेहरगढ़ से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूरा पाषाण काल के उपकरण किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? आदमगढ़ से, कोलडीहवा से, भीमबेटका से या मेहरगढ़ से? तो ध्यान दीजिएगा, पूरा पाषाण काल के उपकरण जो है ये प्राप्त हुए हैं कहां से दोस्तों? भीमबेटका से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से दोस्तों, कालीबंगा से, लोथल से या कोटदीजी से? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो मिलता है दोस्तों ये कहां से मिलता है? मेहरगढ़ से। आपका ऑप्शन नंबर जो है ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? लकड़ी से, पत्थर से, सोना से या लोहा से? तो ध्यान दीजिएगा,
प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे वो अपने जीवन पार्जन करने के लिए, जानवरों को मारने के लिए, फल तोड़ने के लिए, पेड़ काटने के लिए, इन सब के लिए किसका प्रयोग करते थे? पत्थर का प्रयोग करते थे। किससे? पत्थर से बनाते थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पुरापाषाण काल में मनुष्यों की जीविका का मुख्य आधार क्या था? व्यापार, शिकार, कृषि या इनमें से कोई नहीं। तो पुरापाषाण काल के जो मनुष्य थे अपने जीवन पार्जन करने के लिए ये क्या करते थे? शिकार करते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी? शिकार की अवस्था, व्यापार की अवस्था, कृषि की अवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों उस समय व्यापार था नहीं, ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है। कृषि हो नहीं रहा था उस समय, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, शिकार की अवस्था जो है ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आधुनिक मानव को क्या कहा जाता है? होमोसेपियन, पुरापाषाण काल के मानव, नवपाषाण काल के मानव या इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक मानव को जो है कहा जाता था होमोसेपियन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में, नवपाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा पहिए का जो आविष्कार है दोस्तों ये कब हुआ था दोस्तों? ये नवपाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? बागौर से, वीरभानपुर से, महदहा से या उपरोक्त में कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जो मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं ये कहां से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? महदहा से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिलता है? नीलगिरी पहाड़ियां से, शिवालिक पहाड़ियां से, नालामाला पहाड़ियां से या नर्मदा घाटी से। तो ध्यान दीजिएगा भारत में जो है मानव का सर्वप्रथम जो साक्ष्य मिलता है वो कहां से मिलता है? नर्मदा घाटी से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से, मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से, लोथल सभ्यता के नाम से या इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जो है हड़प्पा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें। सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं? तो सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं ऑप्शन नंबर डी आपका सुरकोटदा से जो है घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी स्थल जो है कालीबंगन कहां पे है? राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सिंधु घाटी स्थल, माफी चाहेंगे ये प्रश्न आपका रिपीटेड हुआ है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लौह युग की? तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों ये किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु सभ्यता में घर बनाए जाते थे ईंट के, बांस के, पत्थर के या लकड़ी के? तो ध्यान दीजिएगा सिंधु सभ्यता में जो घर बनाए जाते थे वो किसके बनाए जाते थे? ईंट के बनाए जाते थे। अगले प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? तो निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की जो खोजकर्ता माने जाते हैं वो माने जाते हैं दोस्तों दयाराम साहनी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता माने जाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह थे वो कौन थे? लोथल। ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था?
तो हड़प्पा कालीन जो समाज है, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकारी और श्रमिक, ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे दोस्तों। ये जो है विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार और श्रमिक जो है 5 वर्गों में विभाजित था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1935, 1920, 1922 या 1921। तो ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है ये कब हुई थी दोस्तों? 1921 में हुई थी। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जोते हुए गए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत जो है हल से जोते हुए साक्ष्य जो मिलता है कहां से मिलता है दोस्तों? काली बंगा से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। और वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या गोलाकार? तो हड़प्पा सभ्यता में संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था दोस्तों, ये कैसा था दोस्तों? हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ, त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ स्थित है? सिंध में स्थित है। कहाँ पे? सिंध में स्थित है। अगले प्रश्न की बात करें। सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानागार पाया गया है मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में, लोथल में या काली बंगा में? तो सिंधु सभ्यता के वृहद स्नानागार जो पाया गया है दोस्तों, ये कहाँ पाया गया है? ये पाया गया है मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम ए के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? कालीबंगा को, मोहनजोदड़ो को, लोथल को या राखीगढ़ को? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है सिंध का बाग किसे कहा जाता था दोस्तों? तो ये कहा जाता था, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे हम, मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग कहा जाता था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तंग, टेढ़ी, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली या फिसलन? तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी ये चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? बी के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें। मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ था? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य जो है 1922 में हुआ था। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम डी के साथ। अगले प्रश्न की बात करें। हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? व्यास नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, झेलम नदी के तट पर या सतलज नदी के तट पर? तो हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित ये पाए गए हैं कहाँ पे? रावी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए अपने कृषि कार्य के लिए या अपने उद्योगों के लिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अपने जो है नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो हम जाएंगे किसके साथ? ए के साथ जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, ये है कौन? जो है लोथल। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे इसके साथ, ऑप्शन नंबर बी के साथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? ये है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए जाएंगे। भारत का खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा है। अगले प्रश्न की बात करें। मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु या रावी? तो मांडा की बात करें तो ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है। कहां? चेनाब नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए सही है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से या आलमगीरपुर से? तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का जो पता चलता है कहां चलता है? धौलावीरा से। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर, घोड़ा, गाय या
हाथी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है क्या, शेर के अवशेष जो है सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, किस हड़प्पा कालीन स्थल में पुजारी की मूर्ति प्राप्त हुई है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? तो ध्यान दीजिएगा, पुजारी की मूर्ति जो प्राप्त हुई है दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। कहां से? मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्न की बात करें, त्रयी नाम है तीनों वेदों का, धर्म संघ युद्ध का, हिंदू धर्म के तीन देवताओं का, या तीन मौसमों का? तो त्रयी की बात करें दोस्तों, ये नाम है तीनों वेदों का। ऑप्शन नंबर ए हम सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण शब्द का प्रथम जो प्रयोग मिलता है दोस्तों ये कहां मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो बिंदुसार ने जो है विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था दोस्तों? तक्षशिला में। कहां? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऋग्वेद क्या है? सूत्रों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, या युद्ध ग्रंथ है? तो ऋग्वेद जो है सूत्रों का संकलन है। क्या है? सूत्रों का संकलन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ये है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है ये ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? यजुर्वेद में, सामवेद में, या ऋग्वेद में, या अथर्ववेद में? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चारों वेदों में जादुई माया या वशीकरण का जो वर्णन किया गया है दोस्तों ये किया गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर आपका डी सही। अथर्ववेद में जो है जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। अगले प्रश्न की बात करें, गौपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, या ऋग्वेद से? तो ध्यान दीजिएगा, गौपथ ब्राह्मण जो संबंधित है दोस्तों ये अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, या ऋग्वेद से? तो यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है इसकी जानकारी हमें कहां प्राप्त होती है दोस्तों? यजुर्वेद से प्राप्त होती है। कहां से? यजुर्वेद से प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्राचीन प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला से, अतरंगी खेड़ा से, कौशाम्बी से, या हस्तिनापुर से? तो भारत में जो है लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण जो मिले हैं वो कहां मिले हैं? अतरंगी खेड़ा से। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, या दर्शन पर? तो उपनिषद पुस्तकें जो हैं दोस्तों ये किस पर हैं दोस्तों? दर्शन पर। किस पर? दर्शन पर। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, सरस्वती, शतद्रुद्धि, या गंगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है सिंधु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृत का घोर समझा जाता था? तो ये समझा जाता था किसे दोस्तों? कुरु और पंचाल को जो है आर्य संस्कृति का घोर समझा जाता था। ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां मिलता है? तो ये मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में जो है गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख या जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूर्व वैदिक में आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा या यज्ञ, प्रकृति पूजा या यज्ञ, प्रकृति पूजा या भक्ति? तो पूर्व वैदिक काल में जो है आर्यों का मुख्य कार्य प्रकृति पूजा और यज्ञ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राचीन काल में आर्यों की जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि था, शिकार था, शिल्पकर्म था, या व्यापार था? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए कृषि था। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों।
ऋग्वेद में यव शब्द किस उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? जव, चावल, गेहूं या चना? तो ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में यव शब्द किस जो है ये जव के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी जो है वंश परंपरागत राजतंत्र जो है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वैदिक युगीन सभा थी। वैदिक युगीन सभा जो है ये कैसी थी दोस्तों? ये मंत्री परिषद थी। कैसी थी? मंत्री परिषद जो है यहाँ की युगीन सभा थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित था उसे क्या कहते थे? उसे हम सभा कहते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख कहाँ से मिलता है? आयुर्वेद और जीवन के विज्ञान का जो उल्लेख है ये मिलता है कहाँ पे दोस्तों? अथर्ववेद में। कहाँ पे? अथर्ववेद में प्राप्त होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता या समझा जाता था? अग्नि को, इंद्र को, सूर्य को या वरुण को? तो ऋग्वेद में जो है युद्ध का देवता मुख्यतः जो है इंद्र को माना जाता था। किसको? इंद्र को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से, विष्णु से, वरुण से या यम से? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में जो मंत्र उपस्थित है दोस्तों ये अग्नि से रिलेटेड है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में, उपनिषद में, पुराण में, यजुर्वेद में? तो ये मिलता है कहाँ पे? ऋग्वेद में। पुराणों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? तो पुराणों की संख्या कुल जो है 18 पुराण है। कितने? 18 पुराण और 4 वेद हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में काफी बार रिपीटेड हुआ है। तो सत्यमेव जयते का जो शब्द है ये मुंडकप उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या कहा गया है? बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या घोड़े के लिए? तो अधन्या जो कहा गया है ये कहा गया है किसे दोस्तों? गाय के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेदों की संख्या कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया वेदों की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? 4 वेद हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन, भूमि, कृषि या उपरोक्त में कोई नहीं? तो ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप था वो क्या था दोस्तों? गोधन। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार किया गया है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या 10वें मंडल में? तो ऋग्वेद में जो है शूद्र का जो उल्लेख मिलता है दोस्तों ये मिलता है कब? 10वें मंडल में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत या विष्णु या महाभारत? तो सबसे प्राचीन पुराण जो माना जाता है वो माना जाता है दोस्तों मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की बात करें। उत्तर वैदिक काल में किस देवता का स्थान सर्वोच्च था? प्रजापति का, इंद्र का, विष्णु का या रुद्र का? तो उत्तर वैदिक काल में जो है सबसे सर्वोच्च स्थान जो है प्रजापति का माना जाता था। इसका? प्रजापति। ऑप्शन नंबर ए सही है। संस्कारों की कुल कितनी संख्या है? 12, 18, 10 या 16? तो संस्कारों की कुल संख्या मानी गई है कितनी? 16 संस्कार माने गए हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? काशी की, अंग की, मगध की या वज्जी की? तो प्राचीन काल में चंपा जो है ये अंग की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो हर्यक वंश से जो है अजात शत्रु को जो है कुड़िक के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? घनानंद, बृहदत्त, बिंबिसार या अजात शत्रु? तो ये था ऑप्शन नंबर आपका ए घनानंद।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का जो विलय है मगध साम्राज्य में अजात शत्रु ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस मगध शासक ने गंगा नदी के तट पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, उदयन ने, अजातशत्रु ने या बिंदुसार ने? तो ये किसने किया था? उदयन ने। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो 16 महाजनपदों का वर्णन जो है वो मिलता है अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। वर्तमान में पाकिस्तान में कौन सा जनपद स्थित है? अवंतिका, कंबोज, गांधार या कुरु? तो कौन है दोस्तों? ये गांधार जो है स्थित है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम अगर आपसे पूछे तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अवंतिका या इनमें से कोई नहीं, तो उज्जैन का प्राचीनतम नाम जो है अवंतिका है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न की बात करें। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेशों से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, मंग में, कलिंग में या मगध में? तो ये कहां खोदी गई थी दोस्तों? कलिंग में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगले प्रश्न की बात करें। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? तो ये प्रश्न जवाब क्या है? अशोक को माना जाता है जिसने राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? इन्होंने किया है मागधी प्राकृत का प्रयोग किया है। बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तो बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ आप हमें ये जरूर बताएं कि आपने इन 100 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए